Hello guys, my name is Tanja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है किसके बारे में? लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेडलिक का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लिया था। अब फ्रेडलिक बहुत सारी चीजें थी जो फ्रेडलिक एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था वो मल्टी लेयर के लिए तो वैलिड था, लेकिन मोनो लेयर की उन्होंने कभी कोई बात ही नहीं की। यानी कि उन्होंने जो उन्होंने बताया था दैट वाज ओनली वैलिड फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन के बारे में उन्होंने बात ही नहीं करी। और उन्होंने हाई प्रेशर होता है उस पर भी अपना हाई प्रेशर पर भी जो देखिए जब ऐसे करते तो आपको याद ही नहीं है। देखो जब आपका प्रेशर हाई जाता है तो जो एब्जॉर्प्शन यानी कि जो मेरा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, तो वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और उन्होंने कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन भी नहीं दिया। तो उसके जस्ट बाद एंट्री होती है हमारे किन की? लैंगमेयर की। लैंगमेयर ने वो सारी कमियों को ढूंढते हुए उनको पूरा किया और उन्होंने जो अपने डेरिवेशन जो अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑफ कोर्स आइसोथर्म है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और लैंगमेयर ने दिया है इसीलिए उनका नाम है। इन्होंने केमिजॉर्प्शन के लिए अपना ये आइसोथर्म दिया था। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए किसने दिया था? फ्रेडलिक ने। और केमिजॉर्प्शन के लिए किसने दिया था? लैंगमेयर ने। यानी कि यहाँ पर ये जो टोटल वैलिड होगा, ये वाला जो हम आइसोथर्म इसका जो डेरिवेशन पढ़ेंगे, इट इज ओनली फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर के लिए है और आई कैन से दैट केमिजॉर्प्शन के लिए है। ठीक है, तो हम कुछ चीजें जो इन्होंने मानी थी डेरिवेशन से पहले उनको समझ लेते हैं बेटा। जिसमें सबसे पहली चीज जो वो मान कर बैठे थे, उन्होंने कहा था कि जितनी भी साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, देखो सपोज ये है, ये मेरा एडजॉर्बेंट है। अब एडजॉर्बेंट पर क्या होगा बेटा? अगर एडजॉर्ब होगा ना भाई, ठीक है, ये आकर इस पर क्या होगा? एड्सॉर्ब होगा। तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही कि वेट जो आने वाला है उसके लिए ये सारी साइड्स इक्वल है। जितनी भी साइड अवेलेबल हैं वो सारी की सारी, चाहे यहाँ हो यहाँ, जितनी भी साइड्स हैं दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी, यानी कि मैं लिख सकती हूँ ऑल द सरफेस साइड्स आर इक्वल। ठीक है, जितनी भी सरफेस साइड्स थी, ऑल द सरफेस साइड्स which are available for adsorption are equal। ठीक है, सारी की सारी साइड्स बराबर थी, कोई फेवरेटिज्म नहीं था कि एडजॉर्बेट आए कहे नहीं ये मेरी फेवरेट साइड है, मैं तो यहीं बैठूंगा, ठीक है, उठो मेरी सीट से, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि एडजॉर्बेट जो है बेटा वो कहीं पर भी आके बैठ जाएगा, कोई फेवरेटिज्म नहीं है उसका, कोई भी नेपोटिज्म नहीं है। ठीक है, सिंपली जहां मन करेगा उसका वहां आकर वो बैठ जाएगा। क्लियर? तो सारी की सारी जो साइड्स हैं जो अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए वो सारी की सारी क्या है? इक्वल है। क्लियर? डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लैंगमेयर ने रिड्यूस किया था। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि देखिए जब आपका एडजॉर्बेट इस पर बेड पर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो लेयर हमारी बन रही है वो मल्टी लेयर ना होकर कैसी बन रही है? यूनी लेयर बन रही है। तो मैं लिख दूंगी यहां पर इट इज valid for, or I can say that it forms unimolecular layer, that is it is what? Chemisorption। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम अपने डेरिवेशन आगे निकालेंगे, देखिए बेटा डेरिवेशन जब हम कर लेंगे उसके बाद में बता दूंगी कि आपको इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, बट उसके लिए वो जानने के लिए हमें डेरिवेशन तो करना पड़ेगा ना। चलो आते हैं, देखिए केमिजॉर्प्शन। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। ठीक है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि अगर देखिए अगर आपका ये एडजॉर्बेट है और ये बेंट है, ठीक है, तो बेट क्या करता रहेगा बेटा? इस पर एब्जॉर्ब होता रहेगा, है ना।
जितनी भी साइट्स इस पर अवेलेबल होंगी उन पर क्या होता रहेगा, एड्सॉर्ब होता रहेगा। अब समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, एक इसका एड्सॉर्ब होना, ठीक है, एक इसका, मैं एक मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर। देखो, एक इसका एड्सॉर्ब होना, ये रहा, ठीक है, और इसका यहां से निकलना। भाई बेंट पर क्या होगा, आकर एड्सॉर्ब होता रहेगा और यहां से क्या होगा बेटा, निकलता भी रहेगा, है ना। निकलता क्यों रहेगा, सोचो सोचो, क्योंकि और अवेलेबल हो रहा है बेटा, और आ रहा है ऊपर से एड्सॉर्ब होने के लिए। तो हमारे यहाँ पर दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एडसॉर्प्शन और दूसरा होता है डीसॉर्प्शन, ठीक है, एडसॉर्प्शन एंड डीसॉर्प्शन पढ़ा था आपने, है ना। एडसॉर्प्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है, डीसॉर्प्शन होता है। अब देखना बेटा, ध्यान से समझो इस बात को। इन्होंने कहा कि अगर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करना है, यानी कि आई कैन से एट अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में अचीव हो जाए तो जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा वो बराबर होगा। अब देखो एडसॉर्ब कैसे होगा, कंडेंस होकर ना, तो आई कैन से दैट रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ डीसॉर्प्शन के। अब देखिए बेटा, डीसॉर्ब माने उड़ जाना, हाँ उड़ जाना, तो ये क्या है बेटा, इसको आप रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो आप, रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं बेटा, एब्सॉर्ब रेट क्या हो सकता है बेटा, इस पर कंडेंस भी हो सकता है। थोड़ा टेढ़ा चला गया है, आई थिंक यू कैन एडजस्ट विद इट, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है बस। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर होगा एट अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो चलो अब फटाफट बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। हाँ, इस पार्ट को मैं हटा देती हूँ। अब देखिए बेटा, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि हमें क्या कराना है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन क्या हो रहे हैं बेटा, दोनों हो रहे हैं। तो देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे यहाँ पर ये जो टोटल मान लो साइट्स जो अवेलेबल है वो 1 है, ठीक है, टोटल साइट्स अवेलेबल 1 है, ठीक है, 1 अवेलेबल साइट्स है, टोटल अभी कुछ नहीं हुआ है अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, 1 है, ठीक है। अब देखो ये सरफेस एरिया समझ लो आप। अब मुझे एक बात बताओ कि जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा, यानी कि RA, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, इसको हटा रही हूं बेटा मैं, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन की अगर मैं बात करूंगी तो वो किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्यूपाइड साइट्स पर या अनऑक्यूपाइड साइट पर। भाई जो ऊपर से एडसॉर्ब होने आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, हाँ वो किसको ढूंढेगा कि कहां पर जगह खाली है। भाई जो ऊपर से आएगा एडसॉर्ब होने के लिए, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या सोचेगा, कहां जगह खाली है वहां बैठूं, ऐसा थोड़ी इसको हटाएगा और फिर बैठेगा, नहीं ना, क्योंकि सारी की सारी साइड्स क्या है बेटा, बराबर है, नो फेवरेटिज्म नो नेपोटिज्म, ठीक है। तो अब समझिए कि जो रेट है एडसॉर्प्शन का वो किस पर डिपेंड करेगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पर, अनऑक्यूपाइड साइड पर, यानी कि खाली साइड कितनी है, जितनी ज्यादा खाली साइड होंगी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, एडसॉर्ब उतना ज्यादा हो पाएगा, है ना। अब देखो साइड जितनी ज्यादा खाली, एडसॉर्प्शन उतना ज्यादा, तो शुरू में तो सारी साइड्स खाली हैं, तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, है ना। और जब साइड्स भर जाएंगी तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन ज्यादा होगा, यानी इनिशियली रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ऑल द साइड्स आर अवेलेबल फॉर हिम, ठीक है, फॉर हिम व्हाट, एडसॉर्बेंट, ठीक है, हिम दिया मैंने, एडसॉर्बेंट, हिम हर कुछ भी लगा लो यार, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो रेट ऑफ एडसॉर्बेंट, ठीक है, जो एडसॉर्बेट आ रहा है ऊपर से एडसॉर्ब होने, तो उसके लिए सारी की सारी साइड्स जो अभी खाली हैं उस पर डिपेंड करेगा
रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो देखिए जो साइड खाली होंगी, यानी कि जो टोटल साइड मैंने 1 मानी थी, ठीक है, और ऑक्यूपाइड मैं यहाँ लिख देती हूँ आपकी, ऑक्यूपाइड साइड कितनी है, मान लीजिए थीटा है, तो अनऑक्यूपाइड साइड कितनी है, जल्दी बता दीजिए बेटा, 1 माइनस थीटा है। ये टोटल हो गई, ये टोटल साइड्स है, ये टोटल साइड अवेलेबल है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किसकी प्रोपोर्शनल है, ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड, एग्जैक्टली अनऑक्यूपाइड साइड्स की अवेलेबल होगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनऑक्यूपाइड साइड जितनी जगह खाली, एब्जॉर्प्शन का रेट उतना ज्यादा, ठीक है। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनऑक्यूपाइड साइड। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, यही बात समझने की है, बस यही बात समझने की, मैं बताऊंगी भी ये कौन से पेपर में आया है, ठीक है। देखो अनऑक्यूपाइड साइड के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। अच्छा मुझे एक और चीज बता दो, जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा इनिशियली है ना, एडजॉर्प्शन चाहे इनिशियली लगा लो चाहे चलो बाद में भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करूं, ठीक है, तो वो अनऑक्यूपाइड साइड के प्रोपोर्शनल है, और किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रेशर के नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो मैंने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लिया भाई टेम्परेचर तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा ना भाई। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो, क्लियर। अच्छा बेटा अब मैं बात करूं रेट ऑफ डिसऑर्प्शन की, डिसऑर्प्शन यानी डिसॉर्ब, ठीक है। डिसऑर्ब किस पर, डिसऑर्प्शन किस पर डिपेंड करेगा, ऑक्यूपाइड साइड से। जितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड साइड्स होंगी, जितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड साइड्स होंगी उन सब से डिसऑर्प्शन हो सकता है। तो ऑक्यूपाइड कितनी है, थीटा है। क्या यहाँ पर डिसऑर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा डिपेंड, क्यों करेगा, प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन ही तो फास्ट होता है, डिसऑर्प्शन तो कम हो जाता है ना बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रेशर वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है क्या, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा आर ए बराबर है किसके, 1 माइनस थीटा पी के। तो आर ए बराबर हो गया के, यहाँ पर बेटा मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि सॉरी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो जो वो कांस्टेंट होगा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, ठीक है, यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, 1 माइनस थीटा पी, क्लियर, गुड। अब ऐसे ही बिल्कुल रेट ऑफ डिसऑर्प्शन देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो आर डी इज इक्वल्स टू के बी के डी, डिसऑर्प्शन थीटा, क्लियर, वेरी गुड। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। और अब क्या करो बेटा, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो। मैं यहां का हटा दूं, लिख लिया साथ में, वेरी गुड। देखो बेटा जो इसके पोस्टुलेट्स है ना, उनको रटने के बजाय उनको डेरिवेशन से समझो, क्योंकि फाइनली तुमसे वो पोस्टुलेट ना पूछकर डेरिवेशन से ग्राफ निकलवाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो डेरिवेशन करना भी आना चाहिए, तभी तो कर पाओगे बेटा, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, इन दोनों को क्या रख दो बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड मत करो, एक मिनट सॉरी, इन दोनों को इक्वल रख दो, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, रख देते हैं एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ डिसऑर्प्शन, ठीक है। सॉरी मैंने तब डिवाइड बोल दिया, मेरा ध्यान नहीं था। तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वल रख दो। जब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा के ए 1 माइनस थीटा पी इक्वल टू के डी थीटा, क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करिए बेटा, आप इसको नीचे ले जाइए, के ए बाय के डी बराबर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, यहाँ हो गया बेटा आपका, ये हो गया यहाँ पर 1 बाय पी, ठीक है। अब बेटा ये जो के ए बाय के डी है,
के ए बाय के डी है, इसको मैं एक कांस्टेंट कह देती हूँ के डैश, ठीक है, के डैश बोल दिया मैंने के ए बाय के डी को, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिसॉर्प्शन को मैंने एक कांस्टेंट बोल दिया जिसको मैंने कह दिया के डी, ठीक है। तो ये हो गया के डैश बराबर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा, और यहाँ आ गया ये मेरा पी, लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ इशू, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, मुझे फाइनली ये थीटा निकालना है। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मुझे इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा रफ वर्क यहाँ कर लेती हूँ, फाइनल इक्वेशन यहाँ लिख दूंगी। अब देखिएगा, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा के डैश 1 माइनस थीटा पी इक्वल टू थीटा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया के डैश माइनस के डैश थीटा पी इक्वल टू थीटा। आप उस तरफ ले जाइए इसको, तो के डैश बराबर हो गया थीटा प्लस के डैश थीटा पी, सो के डैश इज इक्वल्स टू 1 प्लस के डैश पी थीटा, and theta finally would be k dash divided by 1 plus k dash p। बताइए, क्लियर, डन, ओके। सो यहां पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू k डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस k डैश p, ठीक है, डन डन। आपका 90% काम यहां पर खत्म हो चुका, अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात समझ ली। तो बेटा देखिए, बहुत मैं इसको अभी समराइज करती हूँ, फिर थोड़ा और आगे चलेंगे। लैंगमेयर ने किसके लिए बोला था? यूनिमॉलिक्यूलर लेयर के लिए बोला, यानी के डिसॉर्प्शन के लिए बोला। उसने बोला सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, एडजॉर्बेंट का जहां मन करेगा जो साइड खाली होगी वहां आकर बैठ जाएगा। फिर हमने कहा कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो हमारे पास में साइट्स अनऑक्यूपाइड होती है, जो भी खाली साइट पड़ी होगी वहां जाके एडजॉर्बेंट आके बैठ जाएगा। तुम भी तो यही करते हो, क्लास में पहुंचे जो सीट खाली होती है वहां जाकर बैठते हो। बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो डिपेंड करेगा किस पर? जितनी भी अनऑक्यूपाइड साइट्स थी, जितनी भी सीट्स खाली पड़ी हुई थी। अब देखो डिसऑर्प्शन किनसे होगा? डिसऑर्प्शन किनसे होगा? जो ऑक्यूपाइड साइट है भाई, जो भरी ही नहीं है उनसे कैसा डिसऑर्प्शन? जो भरी ही ना हो कभी, जिन पे कोई बैठा ही ना होगा, उनसे कोई कैसे उठेगा? ठीक है, तो डिसऑर्प्शन कहाँ से होगा? जो हमारी कैसी साइट होंगी? हमारी ऑक्यूपाइड साइट होंगी। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। जो हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की, तो मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्लूड कर लिया। मेरी दो इक्वेशन बन जाती हैं, और उन्होंने कहा था डायनेमिक इक्विलिब्रियम है तो आपका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसऑर्प्शन के बराबर होगा। मैंने सिर्फ इतना पार्ट रखा है, 4 लाइन मैथ्स की लगाई है, एंड आई गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, अब जो 10% काम बचता है वो क्या है? ये तो सब कुछ समझने का काम आ गया। अब तो बस वो समझना है जो इससे आगे इक्वेशंस बनेगी और वो पेपर में किस तरीके से आएंगी। देखिए, देखो बेटा, देखो, जो हमारा थीटा होता है, ठीक है, थीटा तो हमारी साइड्स हो गई ना, हमारा सरफेस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो भी बनाई हुई है कि एब्जॉर्बेट हमेशा ऊपर, बेंट हमेशा नीचे, यानी कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था बच्चों, वो था x बाय m। ठीक है, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। सपोज वो कांस्टेंट यहाँ पर मैं के डैश तो यूज कर चुकी हूँ, इसको यूज कर लो आप, कुछ भी यूज कर लो, आपको जो मन करे, के डबल डैश यूज कर लो। ठीक है, के डबल डैश यूज कर लो, और k1 k2 व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो यहाँ पर आ गया के डबल डैश इज माय कांस्टेंट। अब यहाँ पर थीटा मैं यहाँ से उठा के वहां रख सकती हूँ क्या? रख सकती हूँ ऑफ कोर्स, है। सो x बाय m इज इक्वल्स टू, ये मैंने उठा दिया, तो ये के डबल डैश, ये आ गया हमारे पास में के डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डैश p। क्लियर? अब देखिएगा बेटा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देती हूँ
तो जैसे ही मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ वाला जो ये मेरा कांस्टेंट आता है इसको मैं कांस्टेंट बोलती हूँ ए। जो आपकी बुक्स में आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएगा वो कांस्टेंट होगा आपका ए, ठीक है, ए 1 प्लस, और बेटा ये वाला जो कांस्टेंट है उसको वो बोलेगा बी। मेरी बात समझ रहे हो? जो के डैश है उसने शुरू से ही उसको बी बोला है, ठीक है, तो वो उसको क्या मान के चलेगा? बी मान के चलेगा। और इन दोनों की देखो ये दोनों बदले कैसे, ये समझ में आ रहा है? ये दोनों बदले कैसे? इसको एक काम करो K3 लिख लो इसको, ठीक है, इसको K3 लिख लो, या वैसे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बहुत सारे मॉड्यूल्स में क्या होता है इनको K1 K2 मान लेते हैं, ठीक है, इनको K1 K2 मान लेते हैं। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है K1 कौन सा, एड्सॉर्प्शन का, डिसॉर्प्शन का, इसलिए मैंने सिंपल करने के लिए A और D लिखे हैं, बहुत सिंपल करने के लिए, ताकि तुमको पता रहे कि हाँ हमने निकाला क्या था, ठीक है। K1 K2 तो याद ही नहीं रहते कि डिसऑर्प्शन का कौन सा था, एड्सॉर्प्शन का कौन सा था, तो आप डबल डैश ही कर लो यार। मैंने तुम्हें रीजन बता दिया मैंने क्यों लिखवाए थे यहाँ पर A और D। मॉड्यूल्स में हो सकता है, किताबों में हो सकता है आपको 1 और 2 मिले और ये 3 मिले, बट कंफ्यूज मत होना, बस इतनी बात समझ जाना कि इन दोनों का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक कांस्टेंट आया जिसको मैंने कांस्टेंट क्या कह दिया, A कह दिया, और इसको वो पहले से ही A कह रहा था और इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, B कह दिया। क्लियर? इतनी बात आपको समझ आ रही है? तो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन मेरी आ जाती है वो आ जाती है ये, ठीक है, A डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP। अब इसका क्या? इसका तो बहुत कुछ भाई, इसका तो बहुत कुछ है। इससे मेन चीजें 3 इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका ग्राफ, दूसरा इसके लो प्रेशर और हाई प्रेशर में ये किस तरीके से बिहेव करेगा। फटाफट देखते हैं। देखिए केस फर्स्ट, जो केस फर्स्ट है उसके अंदर मान लीजिए अगर आपका जो प्रेशर है वो बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है, ठीक है, हाई प्रेशर, और केस 2 हम ले लेंगे जिसमें हमारा प्रेशर जो है वो लो है, ठीक है। अब अगर मेरा प्रेशर बहुत हाई होगा, अगर ये वैल्यू बहुत 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 हाई होगी, एक मिनट बेटा मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है, ए पी आएगा वहां पर, पी कहाँ मिस हो गया, कहीं पी मिस हो गया है बेटा, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट, थीटा की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर के डैश पी, पी तो कहाँ, पी भी आना चाहिए यहाँ पर ए बी में। एक मिनट रुकना बेटा, यहाँ तो कहीं मल्टीप्लाई गलत नहीं हुई है, थीटा 1 माइनस थीटा पी के पी, ओ सॉरी बेटा, देखो यहाँ पर भी पी की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा के डैश पी, ठीक है, के डैश पी, तो यहाँ आ जाएगा P। ये बेटा ये प्रेशर को ठीक कर लेना बच्चे, मेरा ध्यान ही अब गया है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा K डैश P और यहाँ पर भी P और दिस, ठीक है। सो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP, ठीक है बेटा, सही कर लेना प्लीज इसको। यहाँ पर प्रेशर आएगा, यहाँ पर सब कुछ सही था, बस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में P रह गया, ठीक है, ओके। देखिए तो यहाँ प्रेशर हाई और प्रेशर लो के केस में देखते हैं, तो जब मेरा प्रेशर बहुत हाई होगा, ठीक है, प्रेशर अगर मेरा बहुत हाई होता है, वेरी हाई प्रेशर होता है, तो ये जो BP होगा ये बहुत ज्यादा होगा 1 से। अगर ये बहुत ज्यादा होगा 1 से, तो ये वाला देखिए बेटा, ये जो है ये बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, तो अगर ये 1 से बहुत ज्यादा है तो 1 को नेग्लेक्ट कर दूं भाई, नेग्लेक्ट, देखो, और अगर मैं 1 को नेग्लेक्ट करूंगी तो आई विल गेट AP बाय BP, P से P कट गया एंड आई गॉट A बाय B, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया है, एक तरीके से कांस्टेंट हो गया है। वो कई बार आपसे नीट में, स्पेशली बेटा नीट वाले बच्चे ये मार्क कर लें, नीट वाले बच्चे ये मार्क कर ले बेटा, उनके लिए यहाँ वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, ठीक है, भले वो डेरिवेशन को करें ना करें, बट यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन करा रही हूँ मैं अभी, इसको जरूर कर लें, इस पर आपके क्वेश्चन लग जाते हैं। और बेटा IT एडवांस वालों, एडवांस में ये चलेगा आपका ये, ठीक है, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एडवांस में आया हुआ सवाल है बेटा IT एडवांस में। तो
आपको मेरा पोर्शन, आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आईटी एडवांस में ये पूछा है और नीट में ये पूछा है, तो नीट वाले बच्चों रिजल्ट्स पर फोकस कर लेना। चलो अब आगे आते हैं। प्रेशर अगर हमारा लो हो, ठीक है, अगर मेरा प्रेशर लो होगा तो ये वाली जो वैल्यू है ये बहुत कम हो जाएगी बेटा, ठीक है, ये बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीपी बहुत कम हो जाएगा 1 से। अगर बीपी बहुत कम हो जाएगा 1 से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको नेग्लेक्ट कर दो और x/m इक्वल टू हो गया AT के, ठीक है, AT के प्रोपोर्शनल हो गया। और आई कैन से x/m प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट को, अगर प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा सकते हैं, तो कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल भी लगा सकते हैं। आई होप आपको मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका भूलना मत, कर लेना, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा अब आगे आते हैं, कंपटीशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं बेटा, हमारा इस पर ग्राफ कैसा पूछा जाएगा। ग्राफ बेटा जेईई और नीट वालों दोनों देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ये ग्राफ। x/m इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP, ठीक है, 1 प्लस BP। अब देखो बेटा, इसको मैंने क्या किया, इस ये जो पूरी इक्वेशन है ना, इसको उल्टा कर दो, उल्टा किया मैंने 1 बाय, जैसे मैं इसको उल्टा करूंगी बेटा तो ये पहुंच जाएगा मेरा डिवाइड में, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस BP डिवाइडेड बाय AP, क्लियर। अब इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो ना, BP बाय AP। प्रेशर से प्रेशर गया भाई, प्रेशर से प्रेशर चला गया, ठीक है, प्रेशर से प्रेशर चला गया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। 1 डिवाइडेड बाय x/m वर्सेस 1 बाय p के बीच में, यानी कि ये है मेरा y, ये है मेरा x, ये है मेरा m, और ये हो गया मेरा बेचारा इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट हो गया। अब समझिए बेटा, ये हो गया मेरा y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस, ये मेरा इंटरसेप्ट और पॉजिटिव है, स्लोप भी मेरा पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जाएगा और स्लोप मेरा हो जाएगा 1 बाय a और इंटरसेप्ट मेरा हो जाएगा b बाय a। क्लियर, डन, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला पोर्शन किसके लिए, जेई नीट वालों, ये वाला पोर्शन नीट वालों, और बेटा वो एडवांस में जरूर आएगा मतलब आ चुका है और आने के बहुत चांसेस हैं कि आप देखो बेटा, सरफेस का सवाल कभी आसान एडवांस में नहीं आता, ठीक है, एडवांस में नहीं आता है, ठीक है, जेई मेंस में आता है, नीट में भी आता है, बट एडवांस में नहीं आता है, ठीक है। तो प्रिपेयर रखो अपने आप को कि सरफेस के उस लेवल के क्वेश्चंस तुम कर पाओ, जैसे कि मोल से रिलेटेड, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा, मोल तो आएगा ही आएगा, कहीं पर भी आएगा, मोल तो आना ही आना है। तो सरफेस के उन सवालों को जरूर करो जिनमें मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो, जो न्यूमेरिकल्स हो, ठीक है, और जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो मेल कर देना। एंड तब तक के लिए चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत पढ़िए, चलिए बाय।